हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MAIC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो इसके पहले हम लोगों ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इतिहास को जानने का प्रयास किया कि उसकी स्थापना कब हुई, कैसे किस तरह के उसकी स्थितियों का जिक्र किया गया था। इसमें हम देखेंगे इसके कार्य, इसके फंक्शन। अक्सर यह एग्ज़ाम BCom हो या इंटर कॉमर्स हो या इंटर आर्ट हो, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य को पूछ ही देता है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसका हम अध्ययन करेंगे और अंत तक देखने का हम प्रयास करेंगे जिससे इसकी सही जानकारी आपको मिल सके। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला है पत्र मुद्रा का निर्गमन। पत्र मुद्रा का निर्गमन यानी यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI है। और मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हमने इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। तो देखते हैं कि पत्र मुद्रा का निर्गमन यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य और साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य। तो आज के वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे, कल के वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं पत्र मुद्रा का निर्गमन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कागज के नोट का निर्गमन करती है। जैसे हम कह सकते हैं 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित किया जाता है। और 1 रुपए का जो सिक्का होता है, यानी 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट एवं समस्त जो सिक्के होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किया जाता है। तो हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्र मुद्रा निर्गमन के अंतर्गत 2 रुपए के नोट से लेकर के 2000 तक के नोट को निर्गमित करता है और 1 रुपए का नोट एवं समस्त सिक्के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये कागज के नोट का निर्गमन का वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बेस बनाया है, किसके आधार पर निर्गमित करता है, तो इसको जानने का हम प्रयास करेंगे। इस समय न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली यानी इस आधार पे, यह न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कागज के नोट का निर्गमन करती है। इस कोष की स्थापना जो है 6 अक्टूबर 1956 को हुआ। न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली की स्थापना 6 अक्टूबर 1956 को हुआ था। और इस पद्धति के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 200 करोड़ रुपया अपने कोष में 200 करोड़ रुपया अपने कोष में रखती है, जिसमें 115 करोड़ का सोना यानी गोल्ड यानी चांदी हम कह सकते हैं और 85 करोड़ का विदेशी प्रतिभूति यानी फॉरेन सिक्योरिटीज गोल्ड्स, और इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 200 करोड़। यानी 200 करोड़ अपने कोष में रख करके, सिक्योरिटीज रख करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार यह कागज के नोट का निर्गमन करती है। और RBI को एक और पावर है कि वो चाहे तो जो 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूति वो रखता है, फॉरेन सिक्योरिटीज रखता है, उसको समाप्त भी कर सकता है। कोई बहुत जरूरी नहीं है इसके लिए रखना, लेकिन इसके रूल में जो न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली 6 अक्टूबर 1956 को बनाया गया, उस पद्धति प्रणाली के अनुसार 200 करोड़ कोष में रख करके 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटीज विदेशी प्रतिभूति मिला देते हैं तो 200 करोड़ होता है। इसी 200 करोड़ के बेस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की आवश्यकता के अनुसार, अर्थव्यवस्था के अनुसार वो कागज के नोट का निर्गमन करता है। और इससे पहले अगर कभी एक और प्रश्न आता है जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में TGT हो या PGT हो या बहुविकल्पी में, कि न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस पद्धति के आधार पे कागज के नोट को निर्गमित करती थी, तो उसका है आनुपातिक कोष
पद्धति प्रणाली के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इससे पहले यानी हम कह सकते हैं 5 अक्टूबर 1956 तक और कागज के नोट अनुपातिक कोष पद्धति प्रणाली एक रेशियो के हिसाब से आरबीआई नोट छापती थी। यानी अगर रोज रेशियो अगर 50% का हो तो 50% का जो सिक्योरिटी और 100 यानी 50 रुपये का सिक्योरिटी और 100 रुपये का नोट वो छाप सकती है। जैसे जैसे नोट की मात्रा में वृद्धि करेगा अनुपात के भी मात्रा में वृद्धि करना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में न्यूनतम कोष पद्धति प्रणाली के आधार पर अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। तो हमने देखा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये भी एक काम थे। तो पत्र मुद्रा का निर्गमन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सरकार का बैंकर। दूसरा है सरकार का बैंकर। इसमें बहुत सारी बातें हैं। सरकार के बैंकर के रूप में ये क्या काम कर सकता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। यानी हम कह सकते हैं ये मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये हम बता देते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो कैश होता है, इन दोनों का जो कैश होता है जिसको हम नकद कहते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखती है। यानी एक्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पैसे होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखने का काम करती है और इस पैसे पे ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो नहीं देती है, मतलब ब्याज दे नहीं होता है। गवर्नमेंट के लिए यानी गवर्नमेंट के लिए सरकार के लिए सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए सार्वजनिक ऋण जिसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, सार्वजनिक ऋण की इन दोनों के लिए व्यवस्था भी करती है और उसका हिसाब किताब भी अपने पास रखती है। और दोनों सरकार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अल्पकालीन यानी अल्पकालीन ऋण भी देने का काम करती है जिसकी अवधि 90 दिन का होता है, जिसको हम शोधनीय ऋण कहते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद उसे देना तय होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को यह अल्पकालीन 90 दिनों के लिए यह ऋण उपलब्ध कराता है जो शोधनीय होता है, गारंटेड होता है, उसे आपको देना ही होता है। और सरकार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का माने इन सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकारी जो सिक्योरिटीज होता प्रतिभूति होता है उसका क्रय विक्रय करने का भी काम करता है। हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का भी काम करता है। सरकार के लिए एक चीज और देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए विदेशी प्रतिभूति या हम कह सकते हैं विदेशी मुद्रा का भी प्रबंध करने का काम करते हैं। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के लिए सरकार के लिए विदेशी प्रतिभूतियों का या विदेशी विनिमय का भी प्रबंध करने का काम करती है। और ऐसा भी है कि आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नहीं बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भारत सरकार के लिए वह टी बिल भी जारी करता है। टी बिल जिसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, जिसको हम कोषागार विपत्र कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए ट्रेजरी बिल भी जारी करती है जिसकी ट्रेजरी बिल 91 दिन का भी जारी कर सकते हैं। मैच्योरिटी 91, 182, 364 दिन का यह ट्रेजरी बिल जारी करती है जिसको व्यापारिक संस्थान, गैर व्यापारिक संस्थान और वित्तीय संस्थान, सरकारी संस्थान और कमर्शियल बैंक आदि के द्वारा परचेज भी किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनसे बोलती है हमें मुद्रा की व्यवस्था कर दो, पैसे की व्यवस्था कर दो। ये बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि टी बिल जारी कर दो, ट्रेजरी बिल जारी कर दो और उसके बाद हमको पैसे दो, हम तुमको निश्चित अवधि के बाद
चुकता कर देंगे। तो 91, 182, 364 दिन के लिए टी बिल जारी किया जाता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, आवश्यकता अनुसार ये टी बिल जारी करके भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे देने का काम करती है। और एक चीज और है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो, उन संस्थाओं में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। समझ में आ गया होगा। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो, उसमें अगर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना हो तो उसमें यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करती है। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को सफल बनाने के लिए भिन्न भिन्न योजनाएं बनाने का भी काम करती है, सरकार को मार्गदर्शन करने का भी काम करती है। तो इस तरह से हमने देखा सरकार के बैंकर के रूप में जो बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे सरकार के लिए हमने बताया कोष, सरकार का कोष अपने पास रखता है जो ब्याज नहीं देती है, जरूरत पड़ने पे इनको टी बिल भी जारी करता है, इनके विदेशी विनिमय विपत्र का भी प्रबंध करता है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में प्रतिभागिता भी करता है। तो इस तरह से हमने देखा सरकार के बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक से तात्पर्य है भारत के अंतर्गत जितने भी बैंकों के बैंक का अध्ययन करेंगे कि भारत में जितने भी बैंक है, बैंकों द्वारा जो RBI के पास एक जमा करने का भी काम करता है। 1934 अधिनियम के अनुसार मैंने बताया था कि 1934 में रिजर्व केंद्रीय बैंकिंग अधिनियम पास हुआ और 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हो गई। ये कंफर्म हो गई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो बैंकों को, यानी जितने भी कमर्शियल बैंक हैं भारत में काम करने वाली हैं, जितने भी अनुसूचित बैंक हैं जो RBI से संबंधित हैं, उन सभी को बैंकों के पास कुछ पैसे जमा करने होते हैं। किसके? बैंकों के बैंक के काम के अंतर्गत जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ये सारे बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ पैसे जमा करने पड़ते हैं। वो कैसे पैसे हैं? डिमांड डिपॉजिट्स और होता है टाइम डिपॉजिट। यानी 1934 अधिनियम के अंतर्गत डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत 5%, यानी 5% डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के अंतर्गत 2%। यानी कहने का मतलब है कि अगर 100 रुपया इनके पास जमा है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के अनुसार, डिमांड डिपॉजिट 100 रुपया और टाइम डिपॉजिट 100 रुपया, तो 5 रुपया RBI के पास जमा हो जाएगा और 2 रुपया इसमें का जमा हो जाएगा, यानी 7 रुपया जमा हो जाएगा 200 रुपये में से। तो 200 रुपया में से इनके पास 193 रुपया बच जाएगा, 193 का व्यापार करेंगे। हमने कहा बैंकों के बैंक के रूप में जितने कमर्शियल बैंक हैं उन बैंकों को कुछ पैसे इनके पास जमा करना अनिवार्य होता है, जिसमें डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है मांग जमा, और मांग जमा का मतलब होता है कासा। करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के थ्रू जो पैसे जमा होते हैं उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट का 5% और टाइम डिपॉजिट का 2% इन बैंकों का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करना अनिवार्य होता है। यही 1956 में 1934 अधिनियम एक्ट के अनुसार 5 और 2% था, लेकिन यही 1956 में जो डिमांड डिपॉजिट है उसका 5 से 20%, यानी डिमांड डिपॉजिट का 5 से 20% RBI के पास जमा करना होता है, और टाइम डिपॉजिट का ये 2 से 8% वो RBI के पास जमा करना होता है। 1956 अधिनियम के अनुसार इसकी जो बढ़ा दिया गया, यानी DD का वो 5 से 20% कर दिया और TD का टाइम डिपॉजिट का 2% से 8% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इन कमर्शियल बैंकों के पास जो जमा धन राशि है इन दोनों के रूप में यहाँ पे जमा करना अनिवार्य
हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बैंकों के बैंक के रूप में बैंकों में कुछ जमाएं भी करना पड़ता है, और 1962 में CRR का भी एक प्राविधान लागू कर दिया गया, जिसमें 3 से 15% के बीच यहां पे कैश का अपने इनके पास जमा करना अनिवार्य हो गई। इस तरह से हमने देखा कि बैंकों के बैंक के रूप में जमाएं भी स्वीकार करना आवश्यक है। और कुछ व्यापक अधिकार देखते हैं कि RBI का इन कमर्शियल बैंकों के पक्ष में कुछ व्यापक अधिकार, जैसे देखिए ये जो कमर्शियल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो लाइसेंस देने का भी काम करता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लाइसेंस देने का भी काम करता है। शाखाओं के विस्तार के लिए और ब्रांच मतलब शाखाओं को विस्तार कर लिए, शाखाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित करने के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको अनुमति देता है, तभी ये अपनी शाखाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित कर सकते हैं या शाखाओं को विस्तारित कर सकते हैं। जैसे उनके पास 100 शाखा है, 500 शाखा का विस्तार करना चाहते हैं तो RBI से अनुमति लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि इन कमर्शियल बैंकों को जो भी आर्थिक नीतियां एकीकृत योजना के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल बैंकों पे वो जब भी चाहे तो एकीकृत योजना के अंतर्गत उसका निरीक्षण कर सकता, परीक्षण कर सकता है कि क्या हमारी योजनाओं के अनुसार ये कमर्शियल बैंक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं, RBI के नियमों का अगर उल्लंघन करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पावर है कि उनके लाइसेंस को रद्द कर सकता है या उनको आर्थिक दंड भी लगा देता है। कभी देखते होंगे कि KYC न पूरा होने पे भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काफी बैंकों को आर्थिक रूप से दंडित किया है। तो इस तरह से RBI को यह भी अधिकार है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन कमर्शियल बैंकों के अंतिम ऋणदाता के रूप में भी काम करता है। यानी कमर्शियल बैंक जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, जिसमें हम सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट और टाइम अकाउंट जो खुलवाते हैं, उन सभी बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका अंतिम ऋणदाता के रूप में काम करता है। अगर इन बैंकों के पास पैसे नहीं है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा दे करके उनकी आर्थिक मदद करता है, उनको डूबने से बचाता है, उनको क्राइसिस होने से बचाता है। कभी कभी इन कमर्शियल बैंकों को विदेशी विनिमय यानी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है तो भी वो उपलब्ध कराने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं ये इसका सामान्य निरीक्षण भी करता रहता है, अंकेक्षण भी करता रहता है। तो बैंकों के बैंक के रूप में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। जितने भी बैंक्स हैं उन बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है, नहीं इनके गार्जियन बन करके वो काम करता है। गार्जियन का मतलब इनके अंदर कोई समस्याएं आती है तो रिजर्व बैंक फिर उसको सॉर्ट आउट करता है, उसका समाधान करता है। तो हम देखते हैं बैंकों का बैंक। नेक्स्ट हम आपको कार्य के अंतर्गत विदेशी विनिमय का नियंत्रण बात करते हैं। विदेशी विनिमय नियंत्रण। विदेशी विनिमय नियंत्रण का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा के आंतरिक शक्ति एवं बाह्य जो शक्तियां होती है, मतलब अपने रुपए को जो है उसको विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष वो मजबूत या स्थिर रखने का भी काम करता है। जिससे उसके बाह्य रूप से कभी कभी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें रुपए का डिमांड कम हो गया या हम विदेशी मुद्रा का डिमांड ज़्यादा करने लगे तो हमारा रुपया कमज़ोर हो जाएगा, या हमारे पास विदेशी मुद्रा ज़्यादा स्टोर हो गया तो हमारा रुपया क्या हो जाए, मजबूत हो जाएगा। हम कह सकते हैं जो रुपए की जो बाह्य कीमत स्थिर रखना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वैधानिक कार्य है। हम कह सकते हैं कि भारतीय रुपए के जो उसकी शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसको स्थिर रखना ये RBI का यह लीगल फंक्शन है, यानी वैधानिक कार्य है। वो वैधानिक कार्य के अंतर्गत आता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो विदेशी विनिमय का राष्ट्रीय कोष होता है
उस पे आरबीआई का अधिकार होता है। यानी वो जो विदेशी विनिमय का राष्ट्रीय कोष होता है, एक देश के अंतर्गत जो फॉरेनर मनी का एक कोष होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार में होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्राओं का क्रय एवं विक्रय करके भी वो अपने देश की मुद्रा को स्थिर रखने का काम करता है, उसे मजबूत रखने का काम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि यही, अभी इसके पहले इसने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार के लिए विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय भी करता है, उनकी व्यवस्था भी करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के सापेक्ष अपने मुद्रा को स्थिर और मजबूत रखने का भी काम करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वैधानिक नियम के अंतर्गत आता है। इसीलिए विदेशी विनिमय का राष्ट्रीय कोष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं साख नियंत्रण, जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। साख नियंत्रण का मतलब होता है क्रेडिट कंट्रोल। यह है क्रेडिट कंट्रोल यानी साख नियंत्रण। साख नियंत्रण को दो तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। साख नियंत्रण का मतलब यही होता है कि देश के अंतर्गत इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, स्फीति हो या अस्फीति हो, उन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। यानी देश की मुद्रा ज्यादा कमजोर भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट साख नियंत्रण को दो भागों में बांट दिया गया है। एक मात्रात्मक साख नियंत्रण, एक गुणात्मक साख नियंत्रण। यानी हम कह सकते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण और गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत देश के अंतर्गत मुद्रा की मात्रा एवं पूर्ति के सापेक्ष संतुलन स्थापित करने का काम करती है। जैसे बाजार में मुद्रा की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा हो गए, मुद्रा की मात्रा अगर बाजार में बढ़ेगी तो रुपए का जो वैल्यूएशन है, मुद्रा की जो वैल्यूएशन है वो कम होगा और वस्तुओं की कीमतें बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि मुद्रा की मात्रा दोगुनी करने पर, मुद्रा की मात्रा दोगुनी करने पर वस्तु की कीमत दोगुना हो जाता है और रुपए का वैल्यूएशन आधा हो जाता है। मुद्रा की मात्रा आधी करने पर वस्तु की कीमत आधी हो जाती है और रुपए का वैल्यूएशन दोगुना हो जाता है। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने यह अपना एक सिद्धांत दिया था। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वो रेपो रेट के तहत, रिवर्स रेपो रेट के तहत, CRR के तहत, SLR के तहत, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत, ये बैंक दर के साथ मार्केट दर से ये क्या करती है, बाजार में मुद्रा की मात्रा ज्यादा हो जाए तो इन टूल्स के माध्यम से, यानी मात्रात्मक टूल्स के माध्यम से वो बाजार से मुद्रा को सोखने का काम करती है, जिससे बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए तो कीमतें भी कम हो जाएगी, रुपए की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। रुपए की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से बाजार में मुद्रा की मात्रा कम हो गई और हमारी एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होने लगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वह इसी टूल्स में ढील दे करके उसकी जो रेट है उसको कम करके बाजार में मुद्रा की मात्रा को फ्लो करने का भी काम करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो यह साख नियंत्रण के अंतर्गत रुपए के बीच संतुलन स्थापित करने का काम करती है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकार के अंतर्गत आता है। तीसरा है समाशोधन गृह का काम, जिसको हम कह सकते हैं समाशोधन गृह का मतलब होता है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस यानी कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। ये स्थानीय स्तर पे चेक का भुगतान करने के लिए, निपटान करने के लिए समाशोधन गृह की स्थापना की जाती है। 1755 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में समाशोधन गृह की स्थापना किया गया था और उसी का नकल करके या उसी का व्यवहार अपने अंदर उतार करके भारत में भी समाशोधन गृह का काम किया जाता है। समाशोधन गृह का काम करने का काम अधिकार है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। जहां पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शाखा नहीं है वहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर सकता है। जहां पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा नहीं है वहां पे नेशनलाइज बैंक कर सकता है, राष्ट्रीयकृत बैंक करने को भी ये अधिकार है। हम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि समाशोधन गृह का काम करता है RBI,
SBI, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक और उपर्युक्त सभी, तो हम लगाएंगे उपर्युक्त सभी की बात करेंगे, क्योंकि ये पावर है, RBI नहीं है तो SBI करेगा, SBI नहीं कहेगा तो राष्ट्रीयकृत बैंक। ये समाशोधन गृह का मतलब है कि आर्थिक युग में आज जो इस तरह से आर्थिक युग है, जिस तरह से हम चेक के माध्यम से अर्थव्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं, वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं, तो उसी चेक की समस्या का समाधान करने के लिए एक जगह वह समाशोधन गृह की स्थापना की जाती है, जिनका काम ही है कि अगर ये मान लीजिए हैं और दो आदमी यहाँ पे चेक के माध्यम से कुछ आदान प्रदान किया है, तो इनके में जो डिफरेंस अमाउंट इसमें डाल देंगे, अगर इससे निकाल इसमें डाल देंगे, यानी दोनों के बैलेंस को बराबर कर देंगे, दोनों के बैलेंस की, जिससे क्या होता है कि बाजार में मुद्रा की मात्रा की बचत होती है। अगर मान लीजिए 100 रुपया इनसे लेना हो और 200 रुपया इनसे लेना हो, तो क्या करेंगे, डिफरेंस तो 100 रुपया का है ना, तो डिफरेंस अमाउंट अगर 100 रुपया इनको देना है, RBI इनके खाते से निकाल करके, SBI इनके खाते से निकाल के, राष्ट्रीयकृत बैंक जो मतलब समाशोधन गृह का काम करती है वो इनके खाते में ट्रांसफर कर देगी और समस्या का समाधान कर देगी। तो इस तरह से, लेकिन देख लीजिए स्थानीय चेकों का निपटान समाशोधन गृह के माध्यम से किया जाता है। देवरिया में समाशोधन गृह है, हम चाहे दिल्ली की समस्या का समाधान यहां से कर दें तो नहीं, स्थानीय चेकों का जो एक उनका सर्कल होता है, उस सर्कल के अंतर्गत एक समाशोधन गृह की स्थापना की जाती है। उस गृह के माध्यम से जितने भी बैंक्स उससे अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, जो अपनी समस्या का समाधान कराना चाहते हैं, इसके माध्यम से वो कर देता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होता। तो हम सकते हैं समाशोधन गृह का भी काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हम कह सकते हैं कृषि साख की व्यवस्था करना, यानी कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पे आधारित है, उनके रोजगार का साधन कृषि है, और उसी कृषि की व्यवस्था के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख है, यानी कृषि साख का मतलब है कि किसान के जमीन के बेस पे उन्हें ऋण उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसान उस ऋण का प्रयोग खेतों में कर करके ज़्यादा से ज़्यादा अनाज का उत्पादन करें और वो अपने इनकम को बढ़ावें। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साख की भी व्यवस्था करता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सहकारी बैंक के माध्यम से, व्यापारिक बैंक के माध्यम से, हम कह सकते हैं भूमि बंधक बैंक के माध्यम से या भूमि विकास बैंक के माध्यम से यह किसानों को साख की व्यवस्था करता आया है। और वर्तमान में जो साख की सर्वोच्च संस्था, हम कह सकते हैं सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना शिवारमण समिति की सुझाव पे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कृषि क्षेत्र का एक उपक्रम है, जो अब समस्त समस्या का समाधान कृषि से संबंधित, कृषि साख से संबंधित अब नाबार्ड करता है। जो सहकारी बैंक हो या भूमि बंधक बैंक हो या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो या ग्रामीण बैंक के माध्यम से किसानों को जोड़ करके उन्हें कृषि पे लोन देने का काम करता है। मैंने भूमि बंधक बैंक की भी बात किया था। अगर किसानों को लॉन्ग पीरियड फाइनेंस चाहिए, लंबे अवधि के लिए अगर उन्हें फाइनेंस चाहिए, तो भूमि बंधक बैंक के माध्यम से उन्हें लॉन्ग पीरियड फाइनेंस प्राप्त हो जाता है। जो ये सब रिजर्व बैंक इंडिया का ही एक पहल है, जो भारत में कृषि साख की व्यवस्था करना। RBI ने नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को कर दिया, इसलिए कृषि क्षेत्र का, एग्रीकल्चर क्षेत्र का जो सर्वोच्च संस्था है वो क्या है, नाबार्ड है। और नाबार्ड की जिम्मेदारी है कि किसानों को कौन कौन सी पॉलिसी के थ्रू उनको ज्यादा से ज्यादा साख उपलब्ध करा करके उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। तो इस तरह से हमने देखा कृषि साख की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक काम है। नेक्स्ट देखते हैं वित्त, औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। औद्योगिक, देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट
उद्योगों के लिए ऋण की व्यवस्था करता है, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक वित्त की व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1957 में औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना किया था 1957 में। और बहुत सारे ऐसे भारत में उद्योग हैं, जैसे हम कह सकते हैं राज्य वित्त निगम, औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आईडीबीआई जिसको हम कह सकते हैं। जो आईडीबीआई इस समय हम कह सकते हैं औद्योगिक वित्त की एक सर्वोच्च संस्था के रूप में काम करता है। आईसीआईसीआई है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे भारत में औद्योगिक बैंक हैं जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस औद्योगिक वित्त विभाग के माध्यम से उन बैंकों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे देश के अंतर्गत चारों तरफ औद्योगिकरण किया जाए। औद्योगिकरण होगा तो उत्पादन होगा, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट होगा, व्यक्ति की आय बढ़ेगी, उसकी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उसकी कीमतें बढ़ेंगी, फिर आरबीआई का क्रेडिट कंट्रोल के माध्यम से समाधान किया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा 1957 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने औद्योगिक वित्त विभाग की स्थापना किया था। इस विभाग के द्वारा जितने भी भारत में, जैसे हम कहें आईसीआईसीआई, आईडीबीआई है, एसएफसी है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई है, ऐसे संस्थान जो उद्योगों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, उनको लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस दे रहे हैं, उन उद्योगों को इस विभाग के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे उद्योग के संदर्भ में काम करने वाले औद्योगिक बैंक मिट न जाए, टूट न जाए, फेल ना हो जाए, आर्थिक रूप से कमजोर ना हो जाए। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको आर्थिक मदद करती है, जिससे देश में अर्थव्यवस्था में और प्रगति हो और एम्प्लॉयमेंट हो। तो इस तरह से हमने देखा कि औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिल बाजार का विकास, ये 9वां है आपका बिल बाजार का विकास। बिल बाजार के विकास से तात्पर्य है यह 1952 में, यह 1952 में आरबीआई ने बिल बाजार विकास किया था। बिल बाजार का विकास किया था 1952 में, बिल बाजार की स्थापना की थी। इस बिल बाजार के माध्यम से जितने भी इस तरह से विनिमय बिल है या किसी प्रकार के बिल है, उसको परचेज किया जाए, पुनर्कटौती की भी व्यवस्था किया जाए कि जिससे एक व्यापारी को साख उपलब्ध हो सके। बिल बाजार का मकसद ही है कि इस बिल के वायदों के आधार पे, यानी इस बिल के बेस के आधार पे जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, जो रजिस्टर्ड उद्योगपति हैं, उनको साख उपलब्ध कराना, ऋण उपलब्ध कराना। जैसे अभी मैं आपको एक फॉर्मूले से बताता हूं, तो बिल बाजार 1952 में जो बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन 1970 में न्यू बिल बाजार योजना को लॉन्च किया गया और उस योजना के तहत काफ़ी लोगों को इसकी लाभ मिला। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें दो व्यापारी होते हैं, इनके पास पैसे नहीं है, और इनसे कहे भाई 10 लाख रुपए का सामान दे दोगे क्या? इन्होंने कहा बिल्कुल ले लीजिए 10 लाख रुपया। तो ये जो ए बी कस्ट ये है क्रेता, ये है विक्रेता। तो विक्रेता ने 10 लाख रुपए का सामान दे दिया और इसने एक बिल लिखा और कहा कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए। वो भी देखिए, बिल बैंक के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी ऐसे बिलों बाजार में उसका क्रय विक्रय किया जाएगा, ऐसे नहीं किया जाएगा, रजिस्टर्ड लोगों का किया जाएगा। तो बिल है लिख दिया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और ये 90 दिन के लिए बिल बाजार का विकास किया गया। 90 दिन के लिए, जरूरत पड़ने पे, व्यवहार बढ़ने पे 120 दिन किया जा सकता है, लेकिन 90 डेज को जानिए। अब ये 90 डेज, अब ये 10 लाख रुपए इनके लिए, इसमें इंटरेस्ट युक्त है, ब्याज मतलब जुड़ा हुआ है। अब ये बैंक्स हैं, इन बैंक को आरबीआई ने कहा बिल बाजार योजना के तहत भाई, अगर इनके पास बिल
लिख के मिल गया, ये 90 दिन बाद ना ये इनको बी को पैसा देगा, और बी को एक कल पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा। तो यहाँ पे आता है बैंक के पास, ये बैंक के पास आता है, कहता है कि ये बिल है 10 लाख रुपया का, ये ले लीजिए और हमको पैसा दे दीजिए, और 90 दिन बाद ये से जाकर के आप पैसा ले लीजिएगा। बैंक का कोई दिक्कत नहीं, लाइए 10 लाख का 9,70,000 रुपया इनको दे दिया, और जैसे ही 90 दिन पूरा होता है बैंक जाकर के इनसे 10 लाख रुपया वसूल लेता है, क्योंकि ब्याज युक्त वो बिल लिखा गया था। उसी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंकों को बिल बाजार योजना को विकसित करने के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शाख को और विस्तारित करने के लिए, पूरे देश स्तर पे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, शाख उपलब्ध कराने के लिए यह बिल बाजार योजना का क्रियान्वयन किया गया। कभी कभी तो दोनों के पास पैसे नहीं होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिखता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है और बैंक से वो भुगतान प्राप्त करके अपना काम कर लेते हैं और पुनः इसको समय के उपरांत उपलब्ध करा देते हैं। तो हमें पैसे से मतलब है, या हम अपने में समझ करके कैसे बिल का उस तरह से लिखवा लेते हैं और हम भुगतान प्राप्त कर लेते हैं, जिससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। इस तरह से हमने देखा कि 1952 में पहला बिल बाजार योजना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पहला कदम था, उन्होंने स्थापित किया, लेकिन सफल नहीं रहा। 1970 में न्यू बिल बाजार योजना को क्रियान्वित किया। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखते हैं एक और बचा, आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन। आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन, तो आरबीआई जो बुलेटिन नामक पत्रिका में यह साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करती है, जिससे आप ये जान सकें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या ग्रोथ है, क्या प्रगति है, क्या क्या इनकी उपलब्धियां हुई है। फिर हम देख सकते हैं कि यह जो बुलेटिन विवरण है ये साप्ताहिक भी होती है, मंथली भी होती है और वार्षिक भी होती है। आरबीआई बुलेटिन के माध्यम से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने आंकड़ों का संकलन एवं प्रसारण करती है। एक और है बैंकिंग प्रशिक्षण, एक नेक्स्ट और है कि बैंकिंग प्रशिक्षण, बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज, यानी आरबीआई बैंकिंग प्रशिक्षण का काम भी करती है। बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज की भी स्थापना मुंबई में की है, यानी बैंकों के जो बैंक कर्मचारी होते हैं उनकी प्रशिक्षण के लिए भी एक बहुत सारे ट्रेनिंग कॉलेजों की स्थापना की है, जिसको हम बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज मुंबई में कर सकते हैं। एक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई में भी खोला है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई, स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई में है। और कोऑपरेटिव प्रशिक्षण, कोऑपरेटिव से संबंधित जो बैंक में काम करते हैं उनको प्रशिक्षण के लिए पुणे में कोऑपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज पुणे में इसकी स्थापना किया है। तो इस तरह से हमने देखा केंद्रीय बैंकिंग संबंधित कार्य, सेंट्रल फंक्शन जो कार्य है वो आज हमने इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपको साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य। तो आज के लिए